हाय। हमारे फर्टिलिटी फोकस के पॉडकास्ट के एपिसोड में हमने बात किया था एम्ब्रियो ग्रेडिंग के बारे में। और उसमें कमेंट सेक्शन में हमारे व्यूअर्स ने बहुतों ने हमसे पूछा कि एम्ब्रियो हमारे इस ग्रेड के हैं, इस डे के हैं और इससे हम सक्सेसफुल प्लान आईवीएफ कर पाए और ये वाले हमारे आईवीएफ फेल हो गए। बहुत सारे लोग उनमें से हमसे कंसल्टेशन लेते हैं और ये जानते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करें जब उनका आईवीएफ फेल हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी व्यूअर्स के लिए बात करेंगे जिनका आईवीएफ फेल हो चुका है। सो आईवीएफ फेलियर के मेनली 3 कारण होते हैं। एक होता है एम्ब्रियो यानी भ्रूण से रिलेटेड कि कैसा एम्ब्रियो डाला गया था, कौन से डे का था। दूसरा होता है यूट्रस की लाइनिंग यानी बच्चादानी की परत से संबंधित। और तीसरा कि दोनों ठीक थे पर फिर भी इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो वो क्या फैक्टर्स हैं जिनको सुधारा जा सकता है। कभी भी हमारे पास कोई पेशेंट आईवीएफ फेलियर के साथ आता है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो है उनको ये बताना जरूरी है कि आईवीएफ फेल होना इज नॉट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट। मैं ये बात समझती हूँ कि आईवीएफ एक बेहतरीन इलाज है। कुदरती जहां 10-12% प्रेगनेंसी का चांस रहता है, आईवीएफ में 60-70% होता है। और अगर हम 60-70% की बात करते हैं तो वो तब होता है जब हमारे पास अच्छी क्वालिटी का, अच्छी लाइनिंग में डाला हुआ एम्ब्रियो। तो बहुत जरूरी है ये बात समझना कि अगर आईवीएफ फेल हो गया तो ऐसा नहीं कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, इसके बावजूद भी इलाज संभव है। इसके बाद हम उनकी साइकिल के रिकॉर्ड्स को रिव्यू करते हैं। और साइकिल ही नहीं, सबसे पहले तो उनके ब्लड टेस्ट, उनके एग बनाने की क्षमता के जो टेस्ट है, एएमएच है, अल्ट्रासाउंड है, फॉलिकल काउंट है, हार्मोन टेस्ट है, थायराइड, विटामिन डी, हीमोग्लोबिन, बी12 डेफिशिएंसी, इन सबको रिव्यू करते हैं। ये सब ठीक होने चाहिए। आप एक फिजिकली फिट स्टेट में होने चाहिए प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए। एएमएच और अल्ट्रासाउंड हमें अंदेशा देता है कि आपकी अंडा बनाने की क्षमता कैसी है। फिर बात होती है कि आपकी स्टिमुलेशन साइकिल कैसी रही है, आपको कौन से तरीके के इंजेक्शन लगाए गए हैं, कितनी डोज में लगाए गए हैं, क्या वो आपकी एज, वेट और एएमएच के और फॉलिकल काउंट के हिसाब से लगाए गए या नहीं लगाए गए। देखिए, इंजेक्शंस जो हम यूज करते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होते हैं। उसका कैलकुलेशन जो किया जाता है अमाउंट का और कितने दिन लगाया जाए, वो निर्भर करता है आपके वजन पे, एज पे और कैसा कैसा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है और कैसे इस दौरान आपके हार्मोनल ब्लड टेस्ट है। तो अगर हम पीरियड के सेकेंड डे से इंजेक्शन स्टार्ट करें तो उस दिन के जो ब्लड वर्कअप है, उस दिन का जो फॉलिकल काउंट है, वो हमें अंदेशा देगा कि ये अच्छी साइकिल है आईवीएफ शुरू करने के लिए या नहीं। उसके बाद जैसे जैसे इंजेक्शंस प्रोसीड होंगे, उस दौरान जो ब्लड टेस्ट कराए जाएंगे वो बताएंगे कि हमारे फॉलिकल हमें अल्ट्रासाउंड पे तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पर साथ ही क्या हार्मोन लेवल भी उतने ही अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं या नहीं। अब कुछ पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स हमें ये बताते हैं कि उनके अंडे पर्याप्त मात्रा में नहीं निकले जितने की दिख रहे थे। काफी बार इसका कारण जो होता है, इंजेक्शन की गड़बड़ी भी हो सकता है, ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन का भी इशू हो सकता है, जेनेटिक रीजंस भी हो सकता है कि आप बार बार कराएं और दोबारा ऐसा हो सकता है। और कभी कभार हमने देखा है कि इंजेक्शन की डोज और टाइप बदलने से, ड्यूरेशन ऑफ इंजेक्शन बदलने से, एक दिन बढ़ाने से या आधा दिन बढ़ाने से भी हमारा यील्ड बेटर हो सकता है। सेकेंड थिंग, एवरी मंथ इज नॉट द सेम। एक फीमेल हर महीने अलग कोहर्ट रिक्रूट करती है, अलग टाइप के अंडे बनना शुरू होते हैं। तो अगर आपकी एक साइकिल में अच्छे नहीं बने, दोबारा अगर अच्छे इंजेक्शन लगाए, हम सेम लगाएं, तो हो सकता है बेटर फॉलिकल्स बन जाए, बेटर एग की क्वालिटी हमें अचीव। देन रिगार्डिंग द मेल, C1 एनालिसिस एक बहुत अच्छा टेस्ट है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। पर आईवीएफ वाले दिन आपके पार्टनर का एनालिसिस कैसा था, काउंट मोटिलिटी कैसा था, क्या कोई स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक यूज करने की हमें जरूरत है या नहीं, ये हमें आइडिया लगता है एम्ब्रियो की ग्रेडिंग, क्वालिटी और उनकी बढ़त से। तो इवेंचुअली आपके जो एम्ब्रियो बने हैं उसकी ग्रेडिंग अगर अच्छी है, अच्छे डे के, यानी हम प्रेफर करते हैं ब्लास्टोसिस डे 5 के एम्ब्रियो ट्रांसफर करना। तो अगर आपके डे 5 के ए ग्रेड एम्ब्रियो ट्रांसफर किए गए हैं, वी प्रिज्यूम आपके एग और स्पर्म की क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। पर अगर ऐसा है कि बार बार ऐसा फेलियर हो रहा है विद ए ग्रेड एम्ब्रियोज, वी शुड थिंक ऑफ जेनेटिक रीजंस। तो वो कपल्स जिनके अंदर एग स्पर्म की क्वालिटी का इशू नहीं है, एम्ब्रियो की क्वालिटी का इशू नहीं है, स्टिल आईवीएफ इज फेलिंग, उनके अंदर हम एडवाइस करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द एम्ब्रियो
विच इज कॉल्ड प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, जिसमें ये देखा जाता है कि एक एम्ब्रियो नॉर्मल लुकिंग होने के बावजूद भी क्या जेनेटिकली ठीक है कि उससे प्रेगनेंसी आ पाए, और आ पाए तो ठीक चल पाए या नहीं, क्योंकि जेनेटिक दिक्कतें जितनी उम्र बढ़ती है उतनी ज्यादा बढ़ती है। जितना हमारी अंडा बनाने की क्षमता कम होती है, एज ज्यादा होती है, उतने अंडे के अंदर जेनेटिक दिक्कतें ज्यादा होती हैं। एंड कभी कभार कुछ जेनेटिक दिक्कतों के कैरियर होते हैं हस्बैंड और वाइफ, बट उन्हें नहीं पता होता, तो उसकी स्क्रीनिंग भी की जाती है अगर बार बार आईवीएफ फेल हो तो। देन सेकेंडली बात आती है यूट्रस की लाइनिंग की। तो लाइनिंग बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन लेना कि फ्रेश ट्रांसफर हुआ था, यानी उसी महीने में जिसमें अंडे निकाले गए थे उसमें डाले गए, उसमें हार्मोन के लेवल कैसे थे, क्या वो ठीक थे ट्रांसफर के लिए या नहीं, या फिर फ्रोजन ट्रांसफर हुआ है, एक साइकिल में अंडे निकाल के एम्ब्रियो बना के फ्रीज करके अगले महीने में ट्रांसफर किया गया है। तो ऐसे में लाइनिंग बनाने का क्या तरीका था, कितनी लाइनिंग बनी थी, उसकी ट्रायल लैमिनर कैरेक्टर, ब्लड फ्लोस कैसे थे, अगर वो ठीक है, अप्रोप्रिएट है, तो देन इट इज अ गुड लाइनिंग। But despite that, if your IVFs are failing, we can test the lining for genetic reasons also, which is called ERA test, endometrial receptivity assay। जो अच्छे एम्ब्रियो अच्छी लाइनिंग में जब डाले जाते हैं और फिर भी अटैच नहीं होते हैं, तो वो रिसेप्टिविटी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। लाइनिंग का टुकड़ा लिया जाता है, उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, वो रिपोर्ट हमें बताती है रिसेप्टिव है या नहीं, और उसी हिसाब से आपकी लाइनिंग अगली बार बना के अच्छे एम्ब्रियोस को उसमें डाला जाता है। तीसरी बात आती है, जब एम्ब्रियोस भी ठीक है, लाइनिंग भी ठीक है, तो वो क्या कारण है। अब इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी दवाइयां हैं। इनका ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, 4-5% की बढ़ोतरी आ जाती है, नहीं। हम अपने हर पेशेंट को समझाते हैं, सी दीज आर द मेडिसिन जो हो सकता है 100 में से 10 लोगों को फायदा करे, 100 में से 15 लोगों को फायदा करे, बट इनका अगर कोई नुकसान नहीं है तो इनको एड ऑन दिया जा सकता है वेयर एवरीथिंग एल्स हैज बीन ट्राइड। साइंटिफिक एविडेंस बहुत ज्यादा नहीं है इन सब के लिए। सो अगर बाकी सब चीजें ट्राइड है, वी कैन यूज एनीथिंग ऑफ देम डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की बाकी क्या इम्यूनोलॉजिकल प्रोफाइल है, या क्या उनको सूट कर किया हुआ है ऑलरेडी, और जिससे कोई उन्हें नुकसान ना हो। सो इन नटशेल इफ आई पुट, अगर आपका साइकिल फेल होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने रिकॉर्ड जरूर लें सेंटर से, क्योंकि उसी के हिसाब से कोई भी और सेंटर, हम तो स्पेशली मंगाते हैं कि हमें आइडिया लगे हम वो क्या चीजें सुधार कर सकते हैं आपकी एक आईवीएफ साइकिल में, ताकि वो पहली बार में सक्सेसफुल हो पाए। रिकॉर्ड्स लीजिए, एम्ब्रियोस की पिक्चर्स लीजिए, एंड देन स्टार्ट अनदर आईवीएफ साइकिल, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है पिछली आईवीएफ साइकिल से, ये देखने के लिए कि हम क्या इंजेक्शंस में सुधार कर सकते हैं, कैसे बेटर एम्ब्रियोस बना सकते हैं, एम्ब्रियो सिलेक्शन मेथड के लिए, स्पर्म सिलेक्शन मेथड के लिए, और लाइनिंग इवेंचुअली जिसमें डाली जा रही है वो लाइनिंग ठीक है या नहीं है। 3D अल्ट्रासाउंड, MRIs हमें बिल्कुल हेल्प करते हैं छोटे छोटे एडिनोमायोटिक स्पॉट्स के लिए, फाइब्रॉइड्स के लिए, जिसके अंदर हम प्रोटोकॉल को थोड़ा सा चेंज करते हैं और प्रेगनेंसी आ जाती है। अगर आपके और कोई सवाल है फेल्ड आईवीएफ से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आप अपनी आईवीएफ साइकिल्स हमसे डिस्कस करना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं, so we are based in Delhi at Shalimar Bagh, or you can take an online consultation. Our number is provided below. Thank you.